चलो, तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है लेजर। हमारा टॉपिक क्या है? लेजर। अब अपनी जो पहली क्लास हुई थी उससे अगर मैं इसका रेफरेंस दूं तो लेजर कौन से स्टेप में आता है अकाउंटिंग के साइकिल का? सेकेंड स्टेप में आता है। पहला स्टेप में जर्नल, दूसरा स्टेप में लेजर, तीसरे में ट्रायल बैलेंस। तो ये टॉपिक आपको पढ़ा पढ़ा सुना सुना देखा देखा लगेगा, लेकिन पढ़ना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर के पॉइंट्स हमारे एमसीक्यू बन के आ सकते हैं। लेजर, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। जब हम लेजर बनाते हैं, जब हम लेजर बनाते हैं तो इसका मतलब यह है हम ट्रांजेक्शंस का क्या कर रहे हैं, उनके नेचर के हिसाब से, उनके टाइप के हिसाब से हम क्लासीफाई कर रहे हैं चीजों को। सैलरी वाली चीजों को सैलरी में डालो, परचेस वाली चीजों को परचेस में डालो, सेल वाली चीजों को सेल्स में डालो, ऐसा क्लासीफाई कर रहे हैं अपन। दैट इज पोस्टिंग इन लेजर बुक। लेजर बनाना मतलब ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन करना और एंट्रीज का क्या करना, पोस्टिंग करना। जब जर्नल करते हैं तो ट्रांजेक्शन का क्या करते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और लेजर जब करते हैं तो ट्रांजेक्शंस की क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड है ना, ये ध्यान रखने आप लोगों। लेजर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक ऑफ द बिजनेस। All the daily transactions of trade are recorded in journal with the help of waste book, but full information about any person concerned, goods, property, income or expenditure cannot be known from it, but such information can be obtained from ledger only. एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, लेजर का मतलब क्या है समझना। लेजर मतलब क्या है, मान लो पहले अपन जर्नल की बात करते हैं छोटी सी, और लेजर क्यों इंपॉर्टेंट है आपको वो भी समझ में आ जाएगा। क्या होता है, जर्नल जब बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, जर्नल। जर्नल का सिंपल सा मतलब है ट्रांजैक्शन को डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ये जर्नल का सिंपल सा मतलब है। मान लो मैं किराना दुकान चला रहा हूं और मेरा ग्राहक है रजत। रजत का मेरे यहाँ पे खाता खुला हुआ है, मतलब रजत यहां से उधारी लेते रहता है। रजत 2 तारीख को आया, 1000 का उधारी करके गया। 3 तारीख को आया, 500 रुपए जमा करवा दिया। समझना, 1000 का उधारी करके गया कब, और 3 तारीख को क्या किया, 500 जमा करके गया। फिर 5 तारीख को आया, फिर 300 रुपए और जमा करवाया। 6 तारीख को आया, 2000 का माल और खरीद के ले गया। ये लेन देन मेरा रजत के साथ चल रहा है। तो क्या ये जर्नल को मैं देख के ये हिसाब अभी लगा पा रहा हूं कि रजत को मेरे को कितना देना है या कितना लेना है, या रजत का कितना बैलेंस है? इससे पता चल पा रहा है? नहीं। ये तभी पता चल पाएगा जब आप क्या बनाओगे, लेजर। अब रजत ने आपसे कितने की उधारी करी, 1000 और 2000। ये तो पैसा जमा करके गया था ना। 1000 और 2000 की टोटल उधारी कितने की किया है, 3000 की। और टोटल पेमेंट कितना करके गया, 500 दिया एक बार, और एक बार कितना दिया, 300। तो देखो 3000 की उधारी में 800 ही जमा हुआ है अभी तक। तो टोटल रजत से हमको कितना रुपए लेना है, 2200 रुपए लेना है। तो ये क्या दिख रहा है हमको, बैलेंस। तो ये इंफॉर्मेशन रजत की जर्नल दे पा रहा है कि लेजर दे रहा है, लेजर। तो लेजर ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला अकाउंट होता है। जो बैंक की पासबुक लेते हो ना, बैंक में पैसा जमा करते हो तो पासबुक देता है, तो पासबुक भी एक प्रकार का क्या है, लेजरिच है। वो बैंक मेंटेन करता है, कितना जमा किया, कितना निकाला, कितना बैलेंस है। समझ में आ रही मेरी बात? वही यहां पर लिखा है, वही यहां पर लिखा है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो कहां से ऑब्टेन की जा सकती है, लेजर की। अब किसी भी ट्रांजेक्शन का जब तक लेजर नहीं बनाओगे तब तक आप उसका डिटेल नहीं बना पाओगे। जैसे मान लो मैं अपने एम्प्लॉय को, मान लो अपने एम्प्लॉय को हर महीने में 20-20 हजार सैलरी देता हूं, 20-20 हजार सैलरी देता हूं, 20-20 हजार सैलरी देता हूं। तो क्या जर्नल एंट्री देख के मेरे को पता चल जाएगा कि मैंने टोटल कितनी सैलरी दी साल भर में? नहीं। जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे सैलरी नाम का, तब आप पूरे हर महीने की सैलरी रिकॉर्ड करोगे, तो लास्ट में सैलरी का बैलेंस दिखेगा, तो पता चलेगा साल भर में आपने अपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी है। समझे मेरी बात को? ये कहां से पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ लेजर से ही पॉसिबल है।
जनरली लेजर आर मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर हैविंग पेज नंबर्स ऑन ईच पेज। जनरली लेजर जो मेंटेन किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है? रजिस्टर के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, और हर पेज में क्या डाला रहता है? एक तो नंबर डाला रहता है। देयर इज एन इंडेक्स इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक विद द हेल्प ऑफ अकाउंट इन एनी पेज कैन बी रिफर्ड इजिली। लेजर की आप लोग बुक देखे हो, बुक कभी कोई बुक देखे होंगे, बुक के शुरू में इंडेक्स बना रहता है कि नहीं? इंडेक्स में पेज नंबर डाला रहता है, ये चैप्टर इस पेज नंबर में, वो चैप्टर उस पेज नंबर में। वैसे लेजर की जब बुक बनाते हैं तो शुरू का जो पेज होता है वहां पे इंडेक्स न लगा रहता है। ये मैनुअली बनाने वाली बात हो रही ना। तो आप जैसे कैश लेजर बनाए तो उसका पेज नंबर आप डाल दोगे, इस पेज नंबर में ये है। आपने बैंक अकाउंट बनाया इस लेजर में, परचेस लेजर इस पेज नंबर में, सेल्स लेजर इस पेज नंबर में, रजत का अकाउंट इस नंबर में। तो जब आप लेजर का बुक को खोलोगे तो इंडेक्स से पता चल जाएगा, हाँ इसका लेजर इस पेज नंबर में है। तो आराम से आप उसको क्या कर सकते हो? रिफर कर सकते हो। रिफर मतलब खोज सकते हो। इन मॉडर्न टाइम्स, अभी तक जो बातें हो रही थी कौन से टाइम की हो रही थी? ओल्डन टाइम्स, मैनुअली जब अकाउंटिंग करते थे। लेकिन आज के समय में क्या बोल रहा है? इन मॉडर्न टाइम्स लेजर अकाउंट्स आर केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्ड, परफोरेटेड पेपर और अदर सच टाइप। यहां पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, और इन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म। लेजर कैसे मेंटेन किया जा रहा है आज के डेट में? कंप्यूटर। आपका काम सिर्फ, अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, उसमें आपको समझ में आएगा। मतलब आपका काम सिर्फ जर्नल एंट्री करना है, आगे का लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट सब एक सॉफ्टवेयर बना के दे देता है। तो लेजर जो है कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में ऑटोमेटिक बन जाता है। आपका काम क्या रहता है? जर्नल एंट्री करना। लेकिन यहां पर जो बातें लिखी हुई किस बारे में लिखी हुई है? ट्रेडिशनल, जब मैनुअली अकाउंटिंग करते थे तब। और यहाँ पे मॉडर्न टाइम की बात कर रहा है, तो मॉडर्न टाइम में लेजर को कैसे मेंटेन किया जाता है? कार्ड के फॉर्म में। कार्ड मतलब समझते हो? कार्ड मतलब समझते हो? अरे बैंक पासबुक को आप एक कार्ड नहीं समझ सकते? एक कार्ड ही तो है, उसमें पर्टिकुलर आपकी बुक आपको पकड़ा दी गई, वही तो उसका लेजर है। अपना अलग से मेंटेन करते होंगे उन लोग भी, लेकिन वो भी आपका एक कॉपी तो दे देते हैं। परफोरेटेड पेपर और अदर सच टाइप्स। ठीक है, चलो इसमें नहीं जाते ज्यादा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लेजर इन कॉमन परलेंस, एलसी क्रॉपर, जे.आर. बाटली बॉय, और लास्ट में कंक्लूजन। इन कॉमन परलेंस, अकाउंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, गुड्स, asset, income and expenditure are opened separately in ledger and the entries related to them are recorded in their respective account. इसमें किसी को कोई डाउट है? अकाउंट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल बोल दिया मतलब कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। मतलब सारे लोगों का अकाउंट जिनके साथ आप डील करते हो, सारे इंस्टीट्यूशन जिनके साथ आप डील करते हो, सारी कंपनी, सारे फर्म, सारे इंडिविजुअल का अकाउंट खोलोगे। अकाउंट खोलना मतलब आप लेजर बनाओगे। गुड्स का, एसेट्स का, इनकम का, एक्सपेंडिचर का, सबका अलग अलग लेजर। जितने अकाउंट होंगे उतने लेजर आपको खोलने पड़ेंगे, क्योंकि सबका हिसाब किताब अलग अलग होगा। जैसे मेरे दुकान में 10 कस्टमर है तो 10 का लेजर अलग अलग बनेगा। एंड द एंट्रीज रिलेटेड टू देम, अब उनसे रिलेटेड एंट्री जो है उनके जो रिस्पेक्टिव अकाउंट होगा उसमें हम पोस्ट करते जाएंगे। ये मतलब होता है लेजर का। अकॉर्डिंग टू एलसी क्रॉपर, ये क्या बोलते हैं लेजर का मतलब? द बुक इन विच ट्रेडर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्लासिफाइड एंड परमानेंट फॉर्म इज कॉल्ड लेजर। अब मैं तो बोलता हूं भाई, शुरू से आप लोगों को डेफिनेशन जो है ना भाई, वो क्या करने वाला काम है? याद। बोल वही रहा है लेकिन अपनी भाषा में, अपने शब्दों में। तो इसमें आप लोग है ना, अब एक तो कोई की पॉइंट देख लेना कि एलसी क्रॉपर ने लेजर की जो डेफिनेशन दी है उसके की पॉइंट, क्योंकि लिखने वाला क्वेश्चन थोड़ी आएगा, आपको तो टिक मार रहे हैं ना। हो सकता है कि ये डेफिनेशन उठा के दे दे, बोलेगा इसकी डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन किसने दी। तो आपको की पॉइंट फिर याद रखना है। आप अपने लेवल पे नोट्स बनाते चलो की पॉइंट्स वाले। दो चीज के ऊपर आपको अपने लेवल पे मेहनत करनी है, एक तो डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन के ऊपर अपने लेवल पे मेहनत करनी है, दूसरा ईयर वाले क्वेश्चंस के ऊपर इसका नोट्स बनाना पड़ेगा।
ठीक है। और जैसे एक छोटा सा टॉपिक आएगा अपना कंपनी लॉ, कंपनी लॉ पढ़ेंगे अपन, आगे आएगा, तो वहां पर आपको सेक्शंस याद रखना पड़ेगा। और अभी जैसे ऑडिट पढ़े अपन, तो ऑडिट में भी कहीं कहीं पर आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे कंपनी ऑडिट वाले पार्ट में। तो ये कुछ कुछ आपको यहाँ पे सेक्शंस वाला नोट आपको बनाना पड़ेगा। तीन चीज का मैं बोल रहा हूँ, पहला ईयर, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा सेक्शंस। ठीक है, सेक्शंस। आगे बढ़ जाए। जे.आर. बॉटली भाई क्या बोलते हैं? द लेजर इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट। अकॉर्डिंग टू जे.आर. बॉटली भाई, लेजर जो है वो किस टाइप की बुक्स ऑफ अकाउंट है? चीफ, जनरल, वेस्ट बुक। तो ये देखो, चीफ वर्ड के ऊपर भी आपके क्या पूछा जा सकता है? एमसीक्यू पूछ सकता है। और आपने जब तक इसको पढ़ा नहीं है तब तक आप लिख नहीं पाओगे। जनरल एमसीक्यू ऐसे ही तो बनता है। लेजर क्या है अकॉर्डिंग टू जे.आर. बॉटली भाई? चीफ बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड इट इज इन दिस बुक that all the business transaction would ultimately find their place under their respective account in a duly classified form. Last conclusion. Thus it can be said that ledger is the main book of accounting, each page of it divided into two parts by vertical line. Left hand side is known as debit and right hand side is known as credit. The description of account is made in it. Description of account is made in it. भूपेंद्र का एक क्वेश्चन आया अभी, सर ईयर वाले क्वेश्चन का मतलब क्या? ईयर वाले क्वेश्चन का मतलब ये है भाई कि कुछ कुछ चीजें, जैसे अकाउंटिंग का पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुई, किसने करी, जीएसटी कब आया, 2017 में आया, ऐसे ईयर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर अकाउंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर अकाउंट में जाने के पहले यहाँ पर ये जो लिखी हुई है ना बातें कंक्लूजन में, उसमें जाने के पहले अपन एक बार लेजर का फॉर्मेट देख ले। ये देखो, ये लेजर का फॉर्मेट है। लेजर का फॉर्मेट जो होता है ना, इतना पोर्शन को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इतना पोर्शन को क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसको डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट, है ना। इसमें डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट का कॉलम होता है, इसमें डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट का कॉलम होता है। और जिस भी अकाउंट को बना रहे हो ऊपर में अकाउंट लिखना पड़ता है। तो ये जो कंक्लूजन है ना, उसमें यही बातें बोला है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। On the basis of above definition, the main features of ledger are as follows. It is the main important book of business. It is prepared on the basis of journal. In this, all business transactions are shown in the form of separate account. In this, all the business transactions are shown in the form of separate account. Accounts opened in this briefly reveal the effect of asset, liability, capital, income और expenses of the business. इस लाइन से क्या समझते हो? Account opened in this briefly reveals the effect of asset, liability, capital, income, expenses of business, etc. मतलब लेजर से ही हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलना चालू हो जाती है। बैलेंस शीट तो पूरी पिक्चर दिखा देती है हमको अपने बिजनेस की। भाई बैलेंस शीट में अल्टीमेटली क्या आता है? लेजर के बैलेंसेस ही तो आते हैं ना। बैलेंस शीट हमको क्लियर पूरी 100% पिक्चर दिखा देती है बिजनेस की, लेकिन लेजर से ही हमको थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलना चालू हो जाता है। मतलब आपके एसेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या एसेट्स की क्या स्थिति है, लायबिलिटी की क्या स्थिति है, कैपिटल की क्या स्थिति है, इनकम या एक्सपेंसेस की क्या स्थिति है। आप इंडिविजुअल लेजर में जाके इंडिविजुअल चीजों की जानकारी ले सकते हो। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था रजत वाला, कि भाई मैंने बैलेंस शीट में जाके रजत के बारे में चेक नहीं किया, मैंने तो रजत का लेजर खोला, वहां से पता कर लिया कि इससे मेरे को कितना रुपए लेना है, 2200 लेना है। इसने कितने का माल खरीदा था, कितना रुपए जमा कराया, कब कब जमा किया, कब कब खरीदा, कितना रुपए लेना है, वो सब लिखा हुआ है। तो मेरे से थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलना चालू होगा कि नहीं। अब रजत से मेरे को पैसा लेना है, मतलब रजत मेरा डेटर है, डेटर है मतलब मेरा क्या है, वो एसेट है। तो लेजर से आपको एसेट की जानकारी मिल गई कि नहीं?
वैसे ही आप लायबिलिटी की जानकारी निकाल सकते हो, वैसे ही आप कैपिटल की जानकारी निकाल सकते हो, वैसे ही आप इनकम एक्सपेंसेस सबकी जानकारी निकाल सकते हो। ऑल अकाउंट्स ओपन इन दिस शो देयर करेंट बैलेंस। लेजर के अंदर जो भी अकाउंट खोले जाते हैं वो अपना क्या दिखाते हैं, करेंट, वर्तमान में भी क्या उनका बैलेंस है वो। ठीक है, बैलेंस से क्या आप समझते हो पहले ये बताओ। इसमें लास्ट डेफिनेशन में आने के पहले, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक में आने के पहले आप उससे क्या समझते हो। ऑल अकाउंट्स ओपन इन दिस शो देयर करंट बैलेंस। देखो पहले आपको बैलेंस का मतलब समझना पड़े। ओपनिंग बैलेंस से आप क्या समझते हो पहले ये बताओ। पिछले साल का क्लोजिंग मतलब इस साल का ओपनिंग, साल के शुरुआत में कितना उस चीज का बैलेंस था। क्लोजिंग बैलेंस से क्या समझते हो, इस साल के लास्ट में कितना बैलेंस। आप कभी भी बीच में, साल के बीच में जाओ लेजर अकाउंट को खोलो तो हर टाइम लेजर अकाउंट कुछ ना कुछ बैलेंस दिखाते हुए चलेगा, तो उसी बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, करंट बैलेंस। समझ में आ गई बात। तो एनी टाइम आप जब भी लेजर अकाउंट को देखोगे तो आपको वहां पर क्या दिखेगा, उसका करंट बैलेंस दिखेगा। मतलब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी अपने आप में करंट बैलेंस ही है। वो 31 तारीख का करंट बैलेंस है, ओपनिंग 1 तारीख का करंट बैलेंस है, और बीच में कभी भी ओपन करोगे वो उस दिन का करंट बैलेंस रहेगा। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर। ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट किस बेसिस पे प्रिपेयर किए जाते हैं, लेजर के बेसिस पे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी को डाउट है कोई, आगे बढ़े। डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल और लेजर के बीच में डिफरेंस कितने पॉइंट है टोटल, 8। जर्नल और लेजर। फॉर्म जर्नल, इट इज द ओरिजिनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। इट इज द, जर्नल को ओरिजिनल बुक बोला गया है और लेजर को क्या बोला गया है, इट इज द बुक ऑफ लास्ट एंट्री। इसके बाद एंट्री करना बंद हो जाता है, इसके बाद ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट ये सब बनना चालू हो जाता है। इसके बाद एंट्रियां नहीं होती है, लेजर अकाउंट तक एंट्रियां होती है। कायदे से देखा जाए तो जर्नल एंट्री में ही एंट्री होती है, जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग होती है, उसके बाद फिर एंट्री नहीं होती। साइज ऑफ एंट्री, एंट्रीज आर मेड इन फुल डिटेल्स। जर्नल एंट्री में जब हम एंट्री करते हैं तो फुल डिटेल में करते हैं, डेबिट क्रेडिट, उसका नरेशन, डेट वेट सब एक एक चीज डालते हैं। एंट्री, एवरी एंट्री इज मेड इन ब्रीफ। लेजर में एज कंपेयर टू जर्नल हम क्या करते हैं, शॉर्ट एंट्री मारते हैं। बेसिस, जर्नल इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। जर्नल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सारे ट्रांजेक्शन्स के आधार पे। तो सारे ट्रांजेक्शन्स कहां देखने को मिलेंगे, अपन ने पढ़ा था वेस्ट बुक। द बेस ऑफ लेजर इज जर्नल। जर्नल बनने के बाद फिर आप उसके आधार पे क्या बनाओगे, लेजर बनाओगे। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंट्री इज मेड डेट वाइज एंड सेपरेटली। जर्नल में एक एक एंट्री हर डेट पे जो होते जा रही है उसकी सेपरेटली एंट्री करी जाएगी। लेकिन लेजर में क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन ऑफ सेम नेचर आर ग्रुप्ड टू रिकॉर्ड देम सीरियली। जैसे मान लो मेरी किराने की दुकान है फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास रजत सामान लेके जाता है, मैंने बताया, तो क्या रजत ही मेरे से सामान लेता है क्या, मेरे पास तो हजारों कस्टमर है जो उधार में लेके जाते हैं। तो जब हम लेजर बनाएंगे तो सेम नेचर का जो ट्रांजेक्शन्स है उधारी वाला, तो सबको मैं क्लासीफाई किस में कर दूंगा, डेटर्स। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, मेरे पास जितनी सैलरी, स्टाफ लोगों को मैं सैलरी दे रहा हूं, तो सारी सैलरी को एक जगह दिखा दूंगा, कहां पे, सैलरी अकाउंट में। तो मतलब जर्नल एंट्री करते समय हर ट्रांजेक्शन की आप अलग अलग सेपरेट एंट्री करोगे। लेकिन लेजर में क्या होगा, सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया जाएगा, ग्रुप कर दिया जाएगा। स्टेबिलिटी, it is the initial book of entry, hence it serves temporary record. It is the last book of entry, hence it serves a permanent record. अब आपसे पूछेगा कि जर्नल और लेजर में बताओ कौन सा टेम्पररी और कौन सा परमानेंट रिकॉर्ड है। तो जर्नल कौन सा रिकॉर्ड है, टेम्पररी, और लेजर कौन सा रिकॉर्ड है, परमानेंट। और ये जर्नल जो है इनिशियल बुक है और लेजर कौन सी बुक है, लास्ट बुक। यूज, it is used only at the beginning of the transaction. It is used again and again by the trader. सोच के देखो,
ट्रांजेक्शन की शुरुआत में बस जर्नल का यूज होता है, लेकिन लेजर का यूज बार बार किया जाता है। ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ जर्नल। यहां पे एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं, इट इज सेकेंड स्टेज इन अकाउंटिंग साइकिल। यहां पर बोल रहे हैं ना भाई, ये फर्स्ट स्टेज का ट्रांजेक्शन है, तो लेजर कौन से का होगा? सेकेंड। इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन अकाउंट कैन नॉट बी नोन इमीडिएटली। किसी भी एक अकाउंट का आप इंफॉर्मेशन इमीडिएटली आप जर्नल से नहीं ले सकते, लेकिन लेजर के बारे में क्या लिखा है? एनी इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंट कैन बी कलेक्टेड एट एनी टाइम फ्रॉम लेजर। ये हो गया आपका डिफरेंस के 8 पॉइंट। किसी को कोई दिक्कत है इन 8 पॉइंट में? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। The information related to any transaction can be obtained from one place from another. Sorry, मैं गलत पढ़ लिया। The information related to any transaction can be obtained from one place from ledger. मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन की अगर आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है तो वो एक जगह, एकमात्र जगह है, वो कौन सी जगह है? लेजर। इट सेव्स टाइम, समय बचाती है। The information of total purchase, total sales, purchase return, sales return for a particular period can be easily obtained. The information of amount receivable and amount payable can be known from it. अभी मैंने रजत वाला एग्जांपल दिया कि मेरे को कितना पैसा लेना था, अपन अमाउंट रिसीवेबल निकाल दिए, वैसे पेबल भी निकाल सकते हैं। The information of income and expenditure can be obtained सेपरेटली। इनकम और एक्सपेंडिचर का आप अलग अलग इंफॉर्मेशन ले सकते हो। द इंफॉर्मेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंसर्न कैन बी ऑब्टेन्ड। कंसर्न मतलब बिजनेस। द इंफॉर्मेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस कैन बी ऑब्टेन्ड। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। It is helpful at the time of resolving financial disputes. 8वें नंबर का पॉइंट से कोई कुछ समझ सकता है या कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है? 8वें नंबर के पॉइंट्स ऑनलाइन वालों में से भूपेंद्र, राजदीप, सिद्धार्थ, दुर्गेश, बाकी लोग 8वें नंबर का मेरे को कोई बता सकता है क्या? जैसे लेना देना है और डिफरेंस आ रहा है कि मेरे को 1000 का कम देना है, 500 रुपए है, तो वो दोनों अपना लेजर सामने प्रेजेंट करेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है पकड़ में आ जाएगा। आपका वाला मतलब यहाँ डिस्प्यूट वाली बात आ रही है ना, मतलब डिस्प्यूट हमारी किसी से हो सकती, कितना लेना है कितना देना है उसके ऊपर। तो हम क्या करते, सामने वाले का लेजर बनाते हैं, सामने वाला क्या करता है, हमारा लेजर बनाता है। ठीक है, हमारे लेजर के हिसाब से जितना बैलेंस निकल रहा है, सामने वाले के हिसाब से भी अगर उतना निकल रहा है तो कोई विवाद वाली बात ही नहीं है। लेकिन दोनों का बैलेंस अलग अलग निकल रहा है। ये बोलता है कि मेरे को तेरे से 1 लाख रुपए लेना है, ये बोलता है मेरे को तेरे को 90,000 देना है। डिफरेंस कितने का है? 10,000 का। अनुराग, डिफरेंस कितने का है? 10,000 का है। तो ये इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया कि नहीं? तो फिर ये लोग अपना क्या करेंगे, लेजर के माध्यम से चीजों को टैली करेंगे कि कहाँ पर एंट्री छूट गई। हो सकता है कि इसने 10,000 दिया होगा, रिकॉर्ड करना भूल गया होगा, या फिर उसने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर डाला होगा। चाहे कारण कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिस्प्यूट होगा, वहां पे उसको रिजॉल्व करने में लेजर जो है अपनी भूमिका निभाता है। सिद्धार्थ बोलता है सर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताता है डिस्प्यूट के टाइम पे। ठीक है, लेजर इज हेल्पफुल इन प्रिपेयर फ्यूचर प्लान रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन और अकाउंट। लेजर के बेसिस पे फ्यूचर का प्लान बनाया जाता है। सर ये पढ़ रहे हैं, ये एमसीक्यू में कैसे आएगा? ये सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में। एक एमसीक्यू होता है असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग, असर्शन में पॉइंट डाल देगा, रीजनिंग में पॉइंट डाल देगा। वो पॉइंट कहीं से भी उठ के आ सकता है। अगर आपने इसको रीड नहीं किया है
एक एग्जाम्पल दूं मैं आप लोगों को, 1 मिनट का मेरे को टाइम दो, एक तो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ एमसीक्यू का। एक मिनट, सिस्टम में है, मैं निकाल रहा हूँ। एक मिनट ना। कल काहे का एग्जाम था आप लोगों को? एसएससी जीडी। हाँ हाँ, अच्छा। मैं इसलिए कॉल कर रहा था, 2 दिन से कहाँ गायब हो गए आप लोग कल? हाँ, अच्छा, अभी कुछ चल रहा है ना? अब देखो, क्लास में अब उस बारे में चर्चा करना सही नहीं है, क्योंकि ये सब लोग सुनेंगे तो कोई उसके पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है। तो एज अ टीचर मेरे को न्यूट्रल रहना पड़ता है। मैं धर्म के बारे में बात नहीं कर सकता, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर सकता, और कोई विवादित चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि कौन किस चीज़ को फेवर करता है, कौन किस चीज़ को वो करता है। मैं, चलो इधर देखो, मेरे को आप लोगों को ये दिखाना है। ऑनलाइन वालों, आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन ना? ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये एक्चुअली ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, इसको बोलते हैं असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। पढ़ो, पहला असर्शन क्या बोलता है? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। करेक्ट बोल रहा है, सही बात है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, ये भी बात सही है। मतलब मैं सही बोल दिया क्या? मैं सही बोल रहा हूं? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट बोल रहा है। वापस से पढ़ो, असर्शन ए क्या बोलता है? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था इस चीज को, ये कैसे पता चलेगा? पढ़े हैं तभी। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, लेकिन हमने देखा था अकाउंटिंग साइकिल में तो पहले ट्रायल बैलेंस आता है, बाद में ट्रेडिंग पीएल, फिर बैलेंस शीट आता है। तो पहली बात तो सही है, दूसरी गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आपका सी आपका करेक्ट आंसर है। समझे मेरी बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? थ्योरी को डीप में रीड करना पड़ेगा। ऐसे 50 प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो मेरे को सिर्फ दिखाना था बस, ठीक है? ये हर चैप्टर में एप्लीकेबल होगा और हर सब्जेक्ट में। तो कोई भी चीज को आप हल्के में नहीं ले सकते भाई, कोई भी चीज को। ये क्या लिखा है? इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ लेजर, इसी से आ जाएगा क्वेश्चन बन के, तो क्या कर लोगे आप? फॉर्मेट ऑफ लेजर, लेजर का फॉर्मेट ये रीड करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट को देख लो, अभी अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये आपका फॉर्मेट है लेजर का।
ठीक है, आप लोगों को अब अननोन तो नहीं हो, आप लोगों को पता है जर्नल एंट्री, जैसे मान लो मैं परचेस अकाउंट डेबिट लिखा टू कैश, और ये अपन बना रहे क्या, परचेस अकाउंट बना रहे हैं, तो परचेस अकाउंट में परचेस की खुद की एंट्री नहीं होगी, काहे की एंट्री होगी, टू कैश। ये क्रेडिट है ना, कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट में। और जब आप यहाँ पे परचेस के बदले क्या बनाओगे, कैश अकाउंट बनाओगे, तो परचेस के बदले कैश बनाओगे तो कैश में कैश नहीं जाएगा, क्या जाएगा, परचेस। अब ये डेबिट हुआ है तो किधर जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, और जब सब सारी एंट्रियां हो जाती है, सारी पोस्टिंग हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं हम, लेजर का लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, डेबिट साइड का टोटल कम होता है, तो इधर का टोटल जो भी आया, मान लो 1 लाख रुपए, इधर का टोटल आया 80,000 रुपए, तो कितना टोटल का डिफरेंस आ रहा है, तो 20,000 हम इधर डालेंगे और यहाँ पे 80 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 10। मतलब एक तराजू की तरह काम करता है लेजर, जिधर वजन कम जा रहा है उधर उतने का बट डाल दो, जितना कम है उतने का। आ गई मेरी बात समझ में। और अपोजिट अकाउंट, जैसे देखो मेरा मोबाइल है, मैंने 10 लोगों का नंबर सेव करके रखा है अपने मोबाइल में। अब मैं यहाँ पर रजत को फोन लगाया, ये देखो रजत, ये रजत को मैंने फोन लगाया, तो रजत के पास फोन गया, तो मेरे मोबाइल में मेरा नाम दिख रहा है कि रजत का नाम दिख रहा है, और रजत के मोबाइल में मेरा नाम। तो लेजर भी वैसे ही सिस्टम से काम करता है, मेरे में दिख रहा है आउटगोइंग, रजत में क्या दिख रहा है, इनकमिंग। समझे मेरी बात। तो जो चीज डेबिट में होती है वो कहां जाती है, क्रेडिट में, और जो चीज क्रेडिट में होती है कहां जाती है, डेबिट में, मतलब आउटगोइंग इनकमिंग। और मेरे लेजर में रजत का नाम दिखेगा, रजत के लेजर में मेरा नाम दिखेगा। समझे मेरी बात। मतलब मैं कभी भी खुद अपने नाम से लेजर मेंटेन नहीं करूंगा, मैं दूसरों के नाम से करूंगा। रजत अगर बना रहा है लेजर तो मेरे नाम से लेजर मेंटेन करेगा, वो अपने नाम से लेजर मेंटेन नहीं करे। ठीक है। डिटेल्स ऑफ 4 कॉलम इन ईच साइड इन अबव फॉर्मेट इज एज फॉलोज। अब ये बता रहे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये सब। तो ये कोई बहुत बड़ी भारी चीजें है क्या, नहीं, ये उसी फॉर्मेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये आप लोग रीड कर लोगे। ठीक। रूल्स ऑफ पोस्टिंग इन अकाउंट, मैंने रूल भी बता दिया आप लोगों को, कैसे कहां पर क्या चीज को पोस्ट किया जाता है। ठीक है। फोलियो नंबर, एक चीज समझना, ये जेएफ का कॉलम है ना, जेएफ का कॉलम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जर्नल फोलियो। मतलब लेजर में कुल मिला के चीजें ला कहां से रहे हो, जर्नल से उठा उठा के ला रहे हो, पोस्ट कर रहे हो जर्नल से। तो जर्नल एंट्री आपके कौन से पेज नंबर पे है जर्नल के बुक में, उस जर्नल एंट्री का आप यहां पर जर्नल फोलियो डालोगे। फोलियो मतलब पेज नंबर, सीधी सी बात। समझे मेरी बात। ताकि ताकि आपको कब कल को जर्नल एंट्री को खोजना पड़े तो आप तुरंत जाके उस नंबर की जर्नल एंट्री खोज सकते हो, उस पेज नंबर में जाके। आजकल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होने से थोड़ा सा इन चीजों का मतलब क्या इंपॉर्टेंस कम हो गया है, बाकी होता है। ये रूल्स ऑफ पोस्टिंग इन अकाउंट, ये आप लोग रीड कर लेना। रूल्स ऑफ पोस्टिंग इन अकाउंट, टोटल कितने रूल हैं यहाँ पे, 9। ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है और क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा प्रैक्टिकल मेरे को समझाना है। देखो, जैसे मान लो एक टॉपिक लिख रहा हूं मैं, सिंगल डेबिट एंड सिंगल क्रेडिट। मतलब कोई ऐसी जर्नल एंट्री है जहां पर एक आइटम डेबिट हुआ है और एक आइटम क्रेडिट हुआ है। जैसे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये उसकी जो भी अमाउंट है वो, यहाँ पे सिंगल डेबिट सिंगल क्रेडिट दिख रहा है। तो इसका लेजर जब बनाओगे तो, चलो अमाउंट के साथ बता रहा हूं, यहाँ पे लिखोगे मान लो 50,000, यहाँ पे कितना लिखोगे, 50। तो आप ये जो अकाउंट बनाए हो ये परचेस अकाउंट है और ये कौन सा अकाउंट है, कैश। तो परचेस अकाउंट में काहे की एंट्री करोगे, कैश, तो यहाँ लिखोगे टू कैश, और कैश में क्या लिखोगे, बाय परचेस। 50,000 और 50,000, ये तो अभी जस्ट मैंने बताया, कोई नई चीज है नहीं है। अब देखना, मल्टीपल डेबिट एंड सिंगल क्रेडिट, मल्टीपल डेबिट एंड सिंगल क्रेडिट, ऐसा कोई जर्नल एंट्री जिसको कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं,
जहां पे मल्टीपल डेबिट किए हुए होंगे, लेकिन क्रेडिट क्या किया होगा, सिंगल चीज। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, 5,000, 4,000, 1,000, और इधर कितना है, 10,000। इस केस में इस टाइप की एंट्री को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो यहां पर टोटल कितने अकाउंट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, 1 2 3 4 अकाउंट दिख रहे हैं। तो आप 4 ठो लेजर खोलोगे, कितना लेजर खोलोगे, 4। एक आइटम क्रेडिट हुआ है और बाकी बाकी 3 आइटम क्या हुए हैं, डेबिट। मतलब कैश ही सबका लोड उठा के बैठा है, कैश ही सबका लोड उठा के बैठा है। तो कैश जो है कितने का लोड उठा के बैठा है, तो कैश अकाउंट में 3 हो जाएगा। बाय सैलरी, बाय वेजेस और बाय कमीशन, 5,000, 4,000, 1,000, टोटल 10। तो कैश अकाउंट में जब जाओगे ना, कैश अकाउंट में जब जाओगे तो आपको तीनों दिखेगा, क्योंकि कैश ने सबका लोड उठा के रखा है। अब जब सैलरी में जाओगे, ये वेजेस है और ये कमीशन है, तो यहां दिखेगा टू कैश, यहां दिखेगा टू कैश, टू कैश कितना, 5, 4 और 1, ऐसा। समझ में आई बात। अब उसका अपोजिट, सिंगल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट। अब मेरे को नहीं लगता इसमें मेरे को कुछ समझाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। एक ट्रांजेक्शन ले लेता हूं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। परचेस अकाउंट में ले लो 50,000, कैश में ले लो 49,000 और डिस्काउंट में कितना ले लिए, 1,000। अब इसकी आपको पोस्टिंग करनी है तो कैसे करोगे। अकाउंट कितने खुले पहले बताओ, 3 अकाउंट है, 3 अकाउंट ले लो। एक अकाउंट है परचेस, एक अकाउंट है कैश, एक अकाउंट है डिस्काउंट। यहाँ पे परचेस ने 2 अकाउंट का लोड लेके रखा है, मतलब जो सिंगल आइटम है बाकी उस तरफ 2 है, इस तरफ सिंगल है। तो परचेस अकाउंट ने 2 लोड लेके रखा है, तो परचेस अकाउंट में दोनों जाएगा, परचेस अकाउंट में दोनों जाएगा, टू कैश और टू डिस्काउंट। 49,000 और 1,000 ऐसे करके 50 इधर जाएगा। कैश जो है वो परचेस का लोड उठा रहा है और डिस्काउंट किसका लोड उठा रहा है, तो कैश में जाएगा सिर्फ परचेस, डिस्काउंट में जाएगा बाय परचेस। यहां जाएगा आपका कितना 49, यहाँ कितना जाएगा 1, ऐसा जो जितना लोड उठा रहे उसके में उतना डाल देना। समझ में आ गई बात। लास्ट, मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट। मल्टीपल डेबिट भी हुआ है और मल्टीपल क्रेडिट भी हुआ, कैसे देखो। नहीं, परचेस, एक मिनट बता रहा हूं। मैंने ऐसे अंदाजे से अमाउंट डाल दी है। यहाँ पर आपको मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट दिख रहे हैं। अब इस केस में पोस्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर टेंशन हो जाता है, यहाँ पर गलती करते हैं सब लोग। अकाउंट कितने दिख रहे टोटल, 4 तो अकाउंट खोल लो।
यहाँ पे कैश ने इन दोनों का लोड उठाया हुआ है, डिस्काउंट ने भी इन दोनों का लोड उठाया हुआ है कि नहीं, और परचेस ने इन दोनों का लोड उठाया और इनपुट वाले ने भी इन दोनों का लोड उठाया है। तो कैसे पोस्टिंग होगी? तो ये अकाउंट है परचेस, ये इनपुट IGST अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट है। परचेस अकाउंट में जाएगा कैश और डिस्काउंट, क्योंकि परचेस ने दो लोगों का लोड उठाया कि नहीं, परचेस इनपुट का लोड नहीं उठाया क्योंकि दोनों डेबिट में बैठे हैं। लोड कौन उठाता है? डेबिट वाला क्रेडिट का, क्रेडिट वाला डेबिट का। तो परचेस में लिखोगे टू कैश टू डिस्काउंट, समझे मेरी बात? इनपुट वाले में आओ तो इनपुट वाले ने भी दोनों का लोड उठाया है, टू कैश टू डिस्काउंट। अब कैश में आ जाओगे तो बाय परचेज बाय इनपुट, और यहां पे लिखोगे बाय परचेज बाय इनपुट, ऐसा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर अमाउंट कितना कितना लेंगे? अमाउंट लेने का तरीका यह है कि यहां पर अपने को चीजों को है ना प्रोपोर्शन में बांटना पड़ेगा। तो अभी मैंने अंदाजे से अमाउंट ली है, तो कायदे से यहां देखा जाए तो रेशियो में ही बांटना पड़ेगा मेरे को। तो अभी आप लोग उसमें मत जाओ, सिर्फ आप लोग एंट्री में जाओ। एंट्री समझ में आ गई ना आप लोगों को? ठीक है। वो प्रॉपर एक जर्नल एंट्री करते हैं ना, तब अमाउंट को बांटना आसान हो जाता है। यहाँ पर बांटना थोड़ा सा दिक्कत वाला रहेगा। मैंने अंदाजे से अमाउंट ली है करके, ठीक। क्योंकि कैश का 53,000 है, तो 53,000 को हम इसके रेशियो में बांटेंगे, समझे मेरी बात? डिस्काउंट का 2,000 है, तो डिस्काउंट के 2,000 को हम इस रेशियो में बांटेंगे। अब उल्टा, इसका 50,000 है, तो 50,000 को ये दोनों के रेशियो में बांटेंगे, और इसका 5,000 है तो इन दोनों को इस रेशियो में बांटेंगे, अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी जर्नल एंट्री में हमको सेपरेट अमाउंट मिल जाती है। तो छोड़ो, ये आप लोगों को समझ में आया सब लोगों को? लेजर पोस्टिंग करते समय क्या चीज का ध्यान रखना है? सिंगल डेबिट सिंगल क्रेडिट, मल्टीपल डेबिट सिंगल क्रेडिट, सिंगल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट, और मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल, 4 पॉसिबिलिटीज थी। उसके बाद देखो एक टॉपिक है ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। ओपनिंग एंट्रीज का मतलब होता है जब पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट को हमने क्लोज किया। क्या किया? पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट को हमने क्लोज किया। तो पिछले साल के अकाउंट्स को हमने क्लोज किया, तो कुछ कुछ ऐसे आइटम थे जिसका बैलेंस बचा हुआ था। समझना मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से। हम हर साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं एट द टाइम ऑफ ईयर एंड, और जब क्लोज करते हैं तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसका डेबिट क्रेडिट बराबर होके खत्म हो जाता है, वो उसका कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे अकाउंट है जिसका बैलेंस रह जाता है, और वो सारे अकाउंट कहाँ दिखते हैं पता है आपको? बैलेंस शीट में। कहाँ दिखते हैं? मतलब बैलेंस शीट ही एक ऐसी चीज है जिसका बैलेंस जो है वो अगले साल क्या करते हैं अपन? लेके जाते हैं। उसके अलावा जितने भी अकाउंट है सब क्लोज हो गए। समझना ध्यान से, अकाउंट में भी मैथ्स चलता है, और वो मैथ्स को आपको समझना पड़ेगा। जब हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ ईयर एंड बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीजें दिख रही है, नाम क्या है पहले इसका बताओ? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब ये एक ऐसी शीट है जिसमें क्या दिख रहा है? बैलेंस। जिसका बैलेंस बच गया था वो दिख रहा है। जिसका बैलेंस नहीं बचा होगा ना, वो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। सीधी सी बात है, बैलेंस शीट में वही चीज दिखेगी जिसका बैलेंस बचा हुआ है। अब पिछले साल की बैलेंस शीट है, मतलब ये कौन सी बैलेंस शीट कहलाएगी? क्लोजिंग। अब क्या हम अगले साल जब नए 31 मार्च को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किए, और जब आप 1 अप्रैल को जाओगे तो क्या आप अपना धंधा पानी बंद करके बैठ जाओगे? आपका तो बिजनेस चलता रहेगा ना। तो 31 मार्च से चीजों को जब 1 अप्रैल में लाओगे तो वही क्लोजिंग बैलेंस आपकी क्या बन जाएगी? ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंं बैलेंस में क्या करते हैं? जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, हम उसको ओपनिंग एंट्री मार के डेबिट करते हैं, और जितनी भी लाइबिलिटीज है उसको ओपनिंग एंट्री मार के क्या करते हैं? लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं।
क्लियर है मेरी बात? ये एक जो एंट्री अपन ने पास की इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में एसेट्स को क्या किया जाता है? डेबिट, और लायबिलिटीज को क्या किया जाता है? क्रेडिट। एसेट्स को डेबिट क्यों किया जाता है? क्योंकि एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट नेचर, और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो जैसे ही हम एसेट्स को डेबिट मारे और लायबिलिटी को क्रेडिट मारे तो एसेट अकाउंट खुल गया और लायबिलिटी अकाउंट खुल गया। और ये किसके आधार पे की जाती है? पिछले साल की बैलेंस शीट के आधार पे की जाती है। जो चीज पिछले साल एग्जिस्ट नहीं करती थी उसका ओपनिंग एंट्री में कोई रोल नहीं है। ओपनिंग एंट्री में उसी का रोल है जो पिछले साल किसमें रोल था, उसका क्लोजिंग एंट्री के टाइप पे। ठीक है, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम पे जब अपन लेजर बनाते हैं, खास करके डेप्रीसिएशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ सारी एंट्री की, यहाँ सारी एंट्री की, यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस, सीडी आया 50,000, ये साल खत्म। अब बैलेंस सीडी को हम क्या करते हैं? टू बैलेंस बीडी करते हैं कि नहीं बताओ? 50,000। तो ये आपने जो किया है वो क्या किया है? ये आपने जो किया वो क्या है? आपने बैलेंस बढ़ाया है आगे अगले साल के लिए। तो ये ओपनिंग एंट्री अगर आप जर्नल में करोगे तो इस तरीके से करते हैं, और लेजर में जब जाओगे तो ओपनिंग एंट्री जो है पिछले साल की क्लोजिंग को हम अगले साल क्या करते हैं? ब्रॉट डाउन करते हैं। ठीक है, सेम उल्टा क्लोजिंग एंट्री के लिए। सेम उल्टा किसके लिए है? क्लोजिंग एंट्री के लिए। अब उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग एंट्री जो होती है ना, वो एट द एंड ऑफ द ईयर वाली एंट्री को क्लोजिंग एंट्री बोला जाता है। तो क्लोजिंग एंट्री हमेशा याद रखना। सुनो मेरी बात अब ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 3, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल और एसेट अकाउंट, कैपिटल और ड्राइंग्स अकाउंट, अकाउंट रिलेटेड टू गुड्स, अकाउंट रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब पर्सनल अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट की बात करें? पर्सनल। एसेट मतलब कौन सा अकाउंट है? रियल। कैपिटल मतलब कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। ड्राइंग्स भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। अकाउंट रिलेटेड टू गुड्स मतलब कौन सा अकाउंट है? रियल। और अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। याद रखना, बैलेंस शीट में जो चीजें दिखती है वो रियल होती है या फिर पर्सनल होती है। बैलेंस शीट में जो चीजें आ रही है वो क्या होती है? रियल या फिर पर्सनल। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट की जो जगह है वो प्रॉफिट और ट्रेडिंग लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट वाली जो भी चीजें हैं वो हम कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में। और रियल और पर्सनल वाली चीजों को हम कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं। और बैलेंस शीट में वही चीज आती है जिसका बैलेंस बचता है, नाम ही है ना बैलेंस शीट। और नॉमिनल अकाउंट कहां दिखाते हैं हम? ट्रेडिंग। तो इसका बैलेंस नहीं बच रहा होगा भाई, ये पर्टिकुलर एक पीरियड का होता है, हर साल खत्म हो जाता है। जैसे एसेट है, मशीन है, तो मशीन सालों साल अपना बैलेंस लेके चलेगी। सैलरी अपना बैलेंस लेके चलेगी कि नहीं? वो एक साल में जाके खत्म। इसलिए जो चीज अपना बैलेंस लेके खत्म हो जाती है, बैलेंस ही नहीं आती, ईयर एंड पे जीरो हो जाता है, वो हमारे लिए नॉमिनल नेचर का है। और उसकी एंट्री हम टीपीएल में करते हैं, ट्रेडिंग पीएल में। और जो रियल और पर्सनल नेचर का आइटम होता है उसको हम कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। तो यही बोल रहे हैं, पर्सनल और एसेट अकाउंट। एट द एंड ऑफ द ईयर पर्सनल एंड एसेट अकाउंट आर क्लोज्ड बाय राइटिंग बैलेंस सीडी। इस अकाउंट को बंद किया जाता है क्या लिख करके? बैलेंस सीडी लिख के बंद किया जाता है, ताकि अगले साल हम बीडी कर पाए उसका। समझे मेरी बात को? क्लोज करने के लिए सीडी लिखते हैं, तो ओपन करने के लिए क्या लिखते हैं? बीडी। कैपिटल और ड्राइंग्स अकाउंट को भी हम सीडी करके लिखते हैं, लेकिन पढ़ो क्या लिखा डिटेल में। ड्राइंग्स अकाउंट इज क्लोज्ड बाय राइटिंग कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट को जब क्लोज करते हैं ना, तो ड्राइंग अकाउंट का जब बैलेंस आता है तो उसको हम ट्रांसफर अल्टीमेटली कहां मार देते? कैपिटल। इसलिए ड्राइंग्स को हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब क्या होता है? ओनर ने जो पैसा लगाया। ड्राइंग्स मतलब क्या? ओनर ने जो पैसा निकाला या गुड्स निकाला। ओनर ने जो लगाया कैपिटल, ओनर ने जो निकाला ड्राइंग्स।
तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्लोज कैसे करोगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट को कैसे क्लोज करोगे? कैपिटल का सीडी लगा के, ठीक है। एट द एंड ऑफ कैपिटल इट विल बी बैलेंस बाय राइटिंग सीडी। मतलब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप सीडी लिखोगे, लेकिन ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या लिखोगे? कैपिटल अकाउंट लिखोगे। मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट के बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अकाउंट रिलेटेड टू गुड्स, परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न एटसेट्रा आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू ट्रेडिंग अकाउंट। इनको हम कहां ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, परचेस को और परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न को, क्योंकि ये नॉमिनल है लेकिन हमारे बिजनेस के गुड्स से रिलेटेड है। अकाउंट रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट को क्लोज किया जाता है कहां ट्रांसफर करके? ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस। तो आप लोगों को ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन से अकाउंट को क्लोज किया जाता है, क्या मान के? तो पर्सनल और एसेट अकाउंट को बैलेंस सीडी करके क्लोज किया जाता है, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस सीडी करके किया जाता है, लेकिन ड्रॉइंग्स अकाउंट के जो बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल में, और उसको क्लोज कर देते हैं। अकाउंट रिलेटेड टू गुड्स, परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न को कैसे क्लोज किया जाता है? उसके बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? ट्रेडिंग में। अकाउंट रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस है हम उसको कहां ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं और वो अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। राजदीप का बोलना है सेकंड आंसर समझ में, सेकंड वाला पॉइंट समझ में नहीं है। राजदीप ये वाला पॉइंट बोल रहे हो क्या आप, कैपिटल और ड्राइंग्स वाला? ये वाला पॉइंट बोल रहे हो क्या आप? चलो देखो, मेरे को लग रहा है वही वाला पॉइंट है, समझना। देखो आप कुल मिला के लेजर ही तो बनाए होंगे ना। एक लेजर किसका बना होगा? कैपिटल का। एक लेजर किसका बना होगा? जब आप साल भर में पूरी एंट्री करोगे, मान लो आपने पैसा लगाया, तो क्या लिखे होगे यहाँ पे? बाय कैश 5 लाख, बाय परचेस मतलब गुड्स लगाया होगा तो गुड्स लिखोगे, या परचेस लिखोगे 2 लाख। तो जो भी चीजें आपने कैपिटल में लगाई आप यहाँ लिखे। इधर देखो ध्यान से, तो जो भी चीजें आप लगा रहे हो अपने बिजनेस में तो कैपिटल वाले में जाएगा, और आप जो जो निकाल रहे हो तो यहाँ लिखोगे टू कैश 1 लाख रुपए, टू गुड्स, गुड्स नहीं लिखते वैसे, परचेस ही लिखते हैं, है ना, 50,000 रुपए, ऐसा आपने लिखा। अब ये साल भर की आपने एंट्रियां पास कर दी, मतलब पोस्टिंग कर दी आप। अब साल खत्म हो गया, 31 तारीख को आप बैठे हो, अब ये दोनों अकाउंट को आपको बंद करना है। तो कैसे बंद करोगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं मालूम है? इधर का टोटल मारेंगे 1.5 लाख आएगा, फिर इधर लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख, मतलब इसके बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर कर दिए? कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। ये अकाउंट बंद हो गया, ये अकाउंट बंद हो गया। आ जाओ कृष्णा, ये अकाउंट बंद हो गया। अब ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए बैलेंस को, तो ये बैलेंस कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स, कितना रुपए है? 1.5, 1.5 यहां ले लिए, बैठो ना। तो अब यहाँ पे 5 और 2 7 हुआ, 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मतलब अपन ने अब बैलेंस कर रहा है सीडी, मतलब कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहे? बंद कर रहे। तो कितना लिखूं? 5.5। 5.5 आएगा कि 6 आएगा? सॉरी 6 आएगा ना, 6 लाख आएगा। तो बताओ, ड्राइंग्स जो है हमने पैसा लगाया, इससे कैपिटल बढ़ा, हमने गुड्स लाया उससे कैपिटल बढ़ा, लेकिन ड्राइंग्स किया तो कैपिटल क्या हुआ? कम हो गया। इसीलिए हमेशा जब अपन बैलेंस शीट बनाते थे तो ड्राइंग्स को कैपिटल में क्या करते थे? माइनस करते थे। तो ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उसका जो बैलेंस आता है उसको कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट को जब क्लोज करते हैं तो उसका जो बैलेंस आता है उसको क्या करते हैं? बैलेंस सीडी करके हम उसका बैलेंस निकाल देते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये है सेकेंड नंबर के पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चलो ऑडिटर की बात तो हो गई,
जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जर्नल एंट्री करते हो, सॉरी अकाउंटिंग करने जाते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग का काम करते हो, यही क्लोजिंग एंट्रीज है और यही आप लोगों को सीखना रहता है। ये सीख गए तो आप एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट। इसके अलावा और भी चीजें होती है, मतलब ये भी अपना बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है अकाउंट को फाइनलाइज करने के टाइम पे। बहुत सारे लोगों को ये चीज सिखाई नहीं जाती वहां पे। जर्नल एंट्री करना सिखा देंगे, सब चीज करना सिखा देंगे, ये नहीं बताते। चलो वो हमारा मुद्दा नहीं है, आगे बढ़े। तो हमारा ओपनिंग एंट्री आप लोगों को समझ में आया, क्लोजिंग एंट्री आप लोगों को समझ में आ गई। अब एक छोटी सी चीज है, ओपनिंग पहले था, फिर बीच में बैलेंसिंग आ गया, फिर लास्ट में क्लोजिंग दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ओपनिंग के बाद क्लोजिंग क्यों नहीं दिया? भाई हम अकाउंट को क्लोज करने के लिए तो बैलेंसिंग कर रहे हैं, बैलेंसिंग करते तभी तो अकाउंट क्लोज होता है, इसलिए बैलेंसिंग बीच में बता रहे हैं। बैलेंसिंग कैसे करते हैं समझना। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, हमारा कोई लेजर अकाउंट है, हमने इसमें एंट्री करी, एंट्री करने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, इसका बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस मतलब कैसे निकालेंगे, दोनों साइड का टोटल मारते हैं, जिधर का टोटल ज्यादा होता है वही वाले टोटल को दोनों जगह लिखते हैं। मान लो इधर का टोटल 1 लाख है तो इधर भी हमको कितना लिखना पड़ेगा, मान लो इधर का टोटल 80,000 आ रहा है, लेकिन इधर लिखना कितना पड़ेगा, जो ज्यादा टोटल है उसको, और दोनों के बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 20, तो 20,000 यहां लिखेंगे। बैलेंसिंग का मतलब होता है हमको दोनों साइड को बराबर करके चलना है। अब ये जो बैलेंस बचा ना, ये या तो सीडी बन जाएगा, सीडी बन जाएगा मतलब कैरिड डाउन, मतलब ये सीडी लिखे मतलब इसका बैलेंस अगले साल जाएगा, या फिर इसको क्लोज कर देंगे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करके, जैसे ड्राइंग्स को हमने कहां ट्रांसफर किया था, कैपिटल में, या फिर इसको क्लोज करेंगे प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के साथ हम 2 मिनट बस ये वाइंड अप कर रहा हूं। तो यहां पर बैलेंसिंग के साथ हमारा अब लेजर वाला जो पार्ट है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, उसके बाद फिर अपन ऑडिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना जो ऑडिट में इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट बचा था वो स्टार्ट करें। 5 मिनट का ब्रेक।